Hello students, today's video we will see about abnormal molecular mass of solute and Van 't Hoff factor। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए few seconds you close your eyes। ओके, आज हम देखते हैं abnormal behavior of solute and Van 't Hoff factor। ये कहलाती है विलेय की असामान्य व्यवहार एवं Van 't Hoff फैक्टर ये कहलाता है। चलिए, इस Van 't Hoff फैक्टर को समझने के लिए हमको विलेय की असामान्य व्यवहार को समझना पड़ेगा। और विलेय की असामान्य व्यवहार के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा और चारों प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से विलेय की आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की सूत्र को डिराइव किया। और चारों ही सूत्र में हमने देखा कि यहाँ पर MB जो होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्या गुण के। और हमने ये भी देखा कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उन विलेयों पर एप्लीकेबल होता है, उस सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होता है जो ये चीज़ पहले ही बताया जा चुका है आपको वीडियो में, फिर से रिमाइंड कराया जा रहा है। क्या होना चाहिए? सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। दूसरा क्या होना चाहिए? सॉल्यूट या सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, विलयन को तनु होना चाहिए। और तीसरा सॉल्यूट नॉर्मल होना चाहिए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट शुड बी नॉर्मल इन सॉल्यूशन। यहाँ पर नॉर्मल का अर्थ होता है कि कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन की फिनोमेना विलेय को नहीं करना चाहिए सॉल्यूशन में। मतलब सॉल्यूशन या सॉल्यूट डू नॉट अंडरगोस एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये 4 कंडीशन जो कोई विलयन पालन करता है उन सब पर एप्लीकेबल होता है ये फार्मूला। अब इस फार्मूला को देखते हैं हम लोग। ये फार्मूला बोलता है कि विलेय की आणविक द्रव्यमान जो होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मीन्स जिस किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स जितना होगा उसके इन्वर्सली MB हो जाएगा। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होता है किसी कारण से तो MB का मान कम हो जाएगा। और किसी कारण से अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में अगर बढ़ जाती है तब उसके MB का मान घट जाएगा, घटने पर वो बढ़ जाएगा। अब हम नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करें। नॉर्मल सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और डाइल्यूट और नॉर्मल। तो हम जानते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एंड नॉर्मल सॉल्यूशन behaves as ideal solution।
ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, तो आइडियल सॉल्यूशन नॉर्मल है, मतलब यहाँ नॉर्मल को समझ लें कि बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को सेम होना चाहिए, तब वो सॉल्यूट से बना हुआ सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। वंस मोर, अगर सॉल्यूट की पार्टिकल्स की जो संख्या है वो विलयन बनने के पूर्व और विलयन बनने के बाद अगर सेम होती है, तब कही जाती है कि वो सॉल्यूट नॉर्मल स्टेट पर है, और इस कंडीशन पर उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही होगी जो उसका एक्चुअल है। तो परंतु कुछ ऐसे भी हमारे पास सॉल्यूट होते हैं जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वो इनको अगर हम सॉल्वेंट पर डालते हैं तो वो अपने आयनों में डिकम्पोज नहीं होते, और न ही वो एसोसिएशन करते हैं, न ही वो डिसोसिएशन करते हैं। ये तीन ही फैक्टर है जो विलयन में विलय की नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज करती है। फर्स्ट, आयोनाइजेशन होने से क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। एसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएगा। अभी हम डिटेल में देखेंगे एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या है। उस केस में यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगी, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉर्मल, ये अगर दो स्थिति है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर मिक्सिंग हो जाता है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी होती है कि जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करता है, इट डिकम्पोज इनटू इट्स आयंस में डिकम्पोज हो जाता है, और इस केस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें हम तो NaCl को अगर लेते हैं तो NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करने से अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाता है NaCl। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, डिकम्पोज होने से 1 मोल Na 1 मोल Cl माइनस आयन बन रहा है। मीन्स आफ्टर डिसोल्यूशन 2 मोल हो गया, बिफोर डिसोल्यूशन 1 मोल था। मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जा रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा, और इसलिए सॉल्यूट की MB की वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जितना फार्मूला आया, चारों प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये चारों अभी तक जो भी हमने रिलेशन स्टेबलाइज किया है, ये वाला रिलेशन, ये केवल आइडियल सॉल्यूशन मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉर्मल कंडीशन पर रहने वाले सॉल्यूट से बने हुए सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूट जैसे सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि इसके MB का मान एक्चुअल नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगी, ऐसे पदार्थों के लिए चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहा है, तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास रिलेटेड है, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के करेस्पॉन्ड जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो कहलाएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एबनॉर्मल
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करने वाले सॉल्यूट से बने हुए सॉल्यूशन पर ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल रिजल्ट नहीं देगा। तब हम देखते हैं कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करने वाले सॉल्यूट्स की कितने प्रकार की नेचर होती है। तो नंबर फर्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन एसोसिएशन इसको बोलते हैं संगुणन। संगुणन का मतलब होता है दो या दो से अधिक अणुओं का आपस में जुड़कर बड़ा अणु बनाना। मतलब if two or more than two molecules combined to form bigger molecule called association and dissociation ये कहलाता है वियोजन। और वियोजन का मतलब होता है बड़े कणों का छोटे कणों में टूटना, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ बिगर पार्टिकल या बिगर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, ये कहलाता है डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हम एसोसिएशन को पहले समझते हैं कि जो एसिटिक एसिड होती है और जो बेंजोइक एसिड होती है, बेंजोइक एसिड यहाँ पर इसको हम C6H5COOH फार्मूला ले सकते हैं। ये वाटर सॉल्वेंट पर या वाटर मीडिया में वाटर सॉल्वेंट के साथ ये नॉर्मल स्टेट पे रहता है। मतलब ना तो ये एसोसिएट होता है ना ही ये डिसोसिएट होता है, दोनों के दोनों। परंतु अगर बेंजीन मीडिया पर, बट इन बेंजीन मीडिया बेंजीन इट गेट या इट फॉर्म डाइमर। डाइमर मतलब दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और डाइमर बनाते हैं। जैसे हम इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2CH3COOH। जब इसको बेंजीन पर डालते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। दूसरा मॉलिक्यूल CH3COH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ करके ये बनाते हैं डाइमर। और इस डाइमराइजेशन की क्रिया में एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में कंबाइंड होकर हाइड्रोजन बॉन्ड से एक बिगर मॉलिक्यूल्स बना रहा है। और इस परिस्थिति में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कम हो जाएगा बिफोर डिसोल्यूशन से। तो ये कहलाती हमारा एसोसिएशन। अब हम देखो इस डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर हमारा एसोसिएशन बोलता है इफ़ टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल। देखो दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हो रहे हैं, जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये घटना कहलाती है
एसोसिएशन। और इसी तरह से हम चाहें तो बेंजोइक एसिड के ले सकते हैं, तो C6H5COO, यह भी बेंजीन में क्या होता है, इसका 2 मॉलिक्यूल C6H5C डबल बॉन्ड OH, और ये हो जाएगा C6COH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन जाती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाता है और ये बनाता है बेंजोइक एसिड का डाइमर फॉर्म। ये तो हो गया एसोसिएशन। अब ज़रा हम डिसोसिएशन की बात करें तो बहुत सारे पदार्थ, मैं पहले भी चर्चा कर चुका कि सभी पदार्थ विलयन की अवस्था में या विलयन बनने पर सामान्य अवस्था में नहीं रहते। जैसे एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में डिकम्पोज जाते हैं। इसका एग्जांपल हम जैसे लेते हैं NaCl, तो NaCl का 1 मॉलिक्यूल जब वाटर में डाली जाती है तो ये अपने आयनों में डिकम्पोज जाता है, तो इस घटना को कही जाती है डिसोसिएशन। और इसमें क्या हो रहा है, NaCl की साइज़ बड़ा होगा, ये टूट करके छोटे छोटे 2 आकार के बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये कहलाएगा डिसोसिएशन। और डिकम्पोजिशन ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल या स्मॉलर पार्टिकल्स, यहाँ हम देखते हैं तो इस घटना में ये हो जाता है पार्टिकल्स पार्टिकल्स। अब हम इसी को देखते हैं, ज़रा फिर हम लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Mb प्रोपोर्शनल टू होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर चेंज होती है तो Mb की वैल्यू चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रा देखें हम कि मान लो अगर हम किसी सॉल्यूशन में 100 अणु एसिटिक अम्ल को डालते हैं पानी बेंजीन को विलायक के रूप में यूज़ करके, तब अपने को विलयन मिलेगा एसिटिक अम्ल के 50 अणु, क्योंकि 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह से अगर इसके 100 अणु डालते हैं तो विलयन में मिलेंगे हमको 50 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर अगर इसकी 100 मॉलिक्यूल्स डालते हैं तो 100 इसके बनेंगे, 100 इसके बनेंगे, मतलब टोटल हो जाएगा 2 पार्टिकल्स हो जाएगा, या आयंस हो जाएगी पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जा रहा है। ऐसे विलायक से बने विलयन से अगर हम विलय की आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो वह उनका आणविक द्रव्यमान एक्चुअल आणविक द्रव्यमान नहीं आएगा, एक्चुअल द्रव्यमान से कुछ हट के आएगा, और वही आणविक द्रव्यमान एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर सोचने की बात है कि मान लो अगर जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल है वो अगर 100% एसोसिएट होता है, तब उस केस में सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स की संख्या शुरू वाले संख्या डिसॉल्यूशन से पहले की संख्या से क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगा, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगा, और इसलिए उनका मॉलिक्यूलर मास डबल मिलेगा। मॉलिक्यूलर मास डबल। वंस मोर, मान लो हमने देखो ये एसोसिएट होने वाला सॉल्यूट है, 100% एसोसिएट होता है मान लो, तो जब हम 100 अणु डालेंगे तो विलयन में हमको 50 अणु मिलेगा, भले साइज में बिगर होगी लेकिन संख्या तो 50 मीन्स पहले से हाफ हो जाएगा, मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले से हाफ हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ होने से उसकी Mb का मान डबल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमने 100 अणु डाला था, ये डिकम्पोज हो गया, डिसोसिएट हो गया, और आफ्टर डिसोसिएशंस वी फाउंड 200 पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज डबल्ड हो रहा है, मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डबल्ड एंड द मॉलिक्यूलर मास विल हाफ।
मालिकुलर मास विल हाफ हो जाएगा। ये अगर डबल हुई तो हाफ हो जाएगा, ये अगर हाफ होती है तो डबल हो जाएगा। फिर से देखते हैं कि अगर हम ऐसे एसोसिएटिव सॉल्यूट्स पर कंसीडर कर रहे हैं जो 100% एसोसिएट होता है, इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज जस्ट हाफ देन बिफोर डिसॉल्यूशन। और वहाँ पर क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगा तो उसके एमबी का मान डबल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट डबल्ड, सो एमबी विल हाफ। ये मिलेगा अपने को, और यही सब कहलाती है हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। परंतु सभी विलयन बहुत कम केसों में, इन स्पेशल केसेस सॉल्यूट्स गेट डिसोसिएट और एसोसिएट 100%। कितना एसोसिएट होगा कितना डिसोसिएट होगा, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला तो होगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन or association is depends on the nature of solute and solvent. This point very important, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन स्पेशल केस में ही क्या होती है, 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, बट नॉर्मल केस में ये 100% डिसोसिएट नहीं होते। तो 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो उनकी मॉलिक्यूलर मास ना तो हाफ होगी इन केस ऑफ डिसोसिएशन, और ना ही डबल्ड होगा इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो इस केस में यहाँ पर एमबी क्या हो जाएगी, डाउट्स हो जाएगा। एक्चुअल एमबी क्या होगी ये हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम कह सकते हैं फिर से कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के करस्पॉन्ड जो एमबी कैलकुलेट करने की जो फार्मूला यूज़ हुई है या मिला है अपने को, it is used for those solutes which are not associate or dissociate या which remains in normal state, but these are not applicable for those solutes which gets associate or dissociate। तो यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वान टॉप नामक साइंटिस्ट ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया, और वो कहलाता है वान टॉप फैक्टर। फिर से एक बार ध्यान देंगे कि अगर ये 100% एसोसिएट या 100% डिसोसिएट होती तो उस केस पर एमबी का मान या तो डबल या फिर हाफ हो जाता। परंतु स्पेशल केस में ऐसा होता है, हर परिस्थितियों में 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता, तो बाकी परिस्थितियों में कितना एसोसिएट होगा कितना डिसोसिएट होगा, मीन्स कितना एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा, वो हमको पता नहीं चल पाता। तो किसी सॉल्यूशन में जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर एक न्यू फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया वान टॉप ने, वो कहलाता है वान टॉप फैक्टर। वान टॉप फैक्टर जिसको आई से डिनोट करते हैं, वांट हाफ फैक्टर डिनोटेड बाय स्मॉल आई। ये दिखाता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट extent of association or dissociation या in other words we can say it gives information about the nature of solvent। यहाँ पर ये दे सकते हैं, it gives information about
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की प्रकृति को के बारे में सूचना देती है कि कौन से सॉल्यूट कितनी एक्सटेंट तक एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, और अच्छा, एबनॉर्मल, अभी जो हमने देखा था एबनॉर्मल, याद रखना जो यहाँ वर्ड में कन्फ्यूज़न होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखा था, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम पढ़े थे, इसी को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये वांट ऑफ फैक्टर में यूज़ होने वाला वर्ड है, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का ही दूसरा नाम है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही दूसरा नाम होगा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और I इज इक्वल टू होती है, I इज इक्वल टू होती है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी MB का प्रोपोर्शनल होता है, सो वी कैन राइट दिस एज 1 अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जब इसको हम अरेंज करते हैं, दिस इक्वेशंस विल बिकम एज I इज इक्वल टू, ये वाला फोर्थ टर्म ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला उभर के आ रही है I के लिए, या फिर हम और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। फिर से एक बार लिख देता हूँ, इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मैंने संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या बटे हो जाएगा संगुणन और वियोजन के पूर्व विलेय की मोलों की संख्या। इसका जो रेशियो होगी Y के रूप में। इस तरह से हमारे पास I के 3 फार्मूला प्राप्त हो गए। नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा ये फार्मूला, कहीं पर ये फार्मूला यूज़ हो सकती है, दूसरी फार्मूला ये है हमारे पास, ये फार्मूला कहीं यूज़ हो सकती है, और तीसरा फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है, और इसलिए हमको ये तीनों फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम, ज़्यादा जनरल फार्मूला ये है, और इस फार्मूले के आधार पर हम देखते हैं कि 3 कंडीशन मिलेगी। नंबर फर्स्ट, इफ I इज इक्वल टू 1, मतलब एक्सटेंट ऑफ
जो वांट फैक्टर है वो 1 कब आएगा, तो आप जानते हो कि इस रिलेशन में द वैल्यूज़ ऑफ न्यूमरेटर एंड द वैल्यूज़ ऑफ डिनोमिनेटर अगर इक्वल होंगे तो आई की वैल्यू 1 आएगा। और ये बता रहा है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब बिफोर मिक्सिंग जो मॉलिक्यूलर मास है वो, जिसको कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास भी कहा जा सकता है। और दूसरा क्या है, आफ्टर मिक्सिंग जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है, वो दोनों अगर सेम होंगे तो आई की वैल्यू 1 आएगा। और यह तभी संभव है जब सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो संख्या है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिकम्स इक्वल, या हमें ऑलवेज इक्वल होना चाहिए जब बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, तभी ये संभव है आई इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर अगर आई इज इक्वल टू 1 होगी किसी सॉल्यूशन के लिए, तो वी आर एबल टू से सॉल्यूशन या सॉल्यूट remains at normal state। ये हमको सूचना देती है, मतलब ना तो वो एसोसिएट होगी और ना ही वो डिसोसिएट होगा, नॉर्मल स्टेट में रहेगा। अब हम देखते हैं, मान लो i इज ग्रेटर देन 1 बोलता है, तो i इज ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब इस फार्मूला में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से अधिक हो जाएगी। ओके, मीन्स i इज ग्रेटर देन 1 तभी आएगा जब इस फार्मूला में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा होगी। मतलब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास को कम होना पड़ेगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से, और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कम तभी होगी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तब बढ़ती है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स तभी बढ़ेगा जब सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाएगा। सॉल्यूट क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन आया कि सॉल्यूट गेट डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये डिकम्पोजिशन की स्टेट पर रहेगी, वियोजन की अवस्था में रहेगा। मीन्स जिस किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसोशिएट होगा उसके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आएगी। थर्ड स्टेज, आई इज लेस देन 1। आई की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा फिर से, आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन 1 से अधिक तब आएगी, फिर ये ग्रेटर देन 1 था, ये लेस देन 1 1 से कम तब आएगा जब न्यूमरेटर की वैल्यू, इस रिलेशन में न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो जाएगी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास से। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास से अगर ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से, यहाँ देखिए हम लिखते हैं, अगर कंडीशन के रूप में लेते हैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अगर इक्वल होगी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास से, तब यहाँ पर क्या होगी, आई इज इक्वल टू 1 होगा। और दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि आई इज ग्रेटर देन 1 तब होगी जब न्यूमरेटर की वैल्यू को ज़्यादा होना पड़ेगा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास से, मतलब एन एम एम को ज़्यादा होना पड़ेगा ओ एम एम से। थर्ड केस पर यहाँ पे आएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो एन एम एम लेस देन होना पड़ेगा एम एम ओ एम एम से, तो यहाँ पर आई इस वैल्यू को 1 आएगा। अब देखते हैं इसको कि इसमें क्या होगी कि आई इज लेस देन 1 1 से कम तभी आएगा जब इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तभी जब उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का घटना मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन डिक्रीज होना पड़ेगा, और डिक्रीज तभी होगी जब उसमें एसोसिएशन की फिनोमेना होगा। और इसलिए यह कंडीशन दिखाता है कि सॉल्यूट गेट एसोसिएट, ये 3 कंडीशन मिला हमको कि i इज इक्वल टू 1 होने पर नॉर्मल स्टेट पे रहेगा,
i इज ग्रेटर देन 1 होने पर सॉल्यूट गेट डिसोसिएट हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, और i इज लेस देन 1 होने पर ये क्या हो जाएगी, संगुणित हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। relation between extent of association or dissociation and want of factor। यहाँ आपको बता दूं एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को डिनोट की जाती है अल्फ़ा से, और जैसा आप जानते हो वांट ऑफ फैक्टर को डिनोट की जाती है आई से। सो इस स्टार्ट हो जाएगा रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड आई, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड आई। चूँकि हम आई तो समझ चुके हैं, अब देखना चाहते हैं अल्फ़ा को, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है, अल्फ़ा है ये दिखाएगा आप एक्चुअल में एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन है, तो कितना हिस्सा उसका एसोसिएट या डिसेट हो रहता है पूरे में से, वो कहलाती है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ, ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ solute, fraction of solute which get associate or dissociate, और ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, इसको मोल के टर्म भी दिखा सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स विच गेट डिसोसिएट और डिसोसिएट, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूट होगा, टोटल नंबर ऑफ या टोटल मोल्स जो होगा सॉल्यूट का, यहाँ हम इसको लिखें मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अल्फ़ा की, अल्फ़ा की डेफिनेशन हो जाएगा कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस और पार्ट बोल सकते हैं विच गेट एसोसिएट और डिसोसिएटेड बाई होल, पूरे में से जितना पार्ट एसोसिएट या डिसोसिएट होगा वो कहलाएगा एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जैसे मान लो अगर हम 100 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसमें से अगर 20 अगर एसोसिएट होता है, तो ये 20 एसोसिएट होकर क्या बनाएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो ये कहलाएगा हमारा 20% डिसोसिएशन, क्योंकि पूरे में से 20 अणु क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन में भाग ले रहे हैं, इसलिए 20% कहलाएगा, या अल्फ़ा का वैल्यू 20% हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं, इस फार्मूला से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच गेट डिसोसिएट और एसोसिएट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। अब हम देखेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन से अल्फ़ा की वैल्यू निकालना। तो पहला हम देखते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन की केस में देखते हैं। देखिए माना ए एक सॉल्यूट है जिसके n मोल लिए हैं, ये अगर एसोसिएट होता है इस रूप में, इसका मतलब इसके n अणु आपस में जुड़कर एक बिगर मॉलिक्यूल बना रहा है।
इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना है। ये हमारा दिखा रहा है कि इसके n मोल के टर्म में, जिसमें क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मान लो हमको ऐसा लेते, जैसे देखो एसिटिक एसिड केस में हमने देखा था कि जब हम एसिटिक एसिड की लेते हैं तो एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर डायमर बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 अणु जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ n की वैल्यू 2 आया। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल, इसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब इसके लिए यदि हम फार्मूला निकालें तो देखो क्या होगा। इसको हम 1 मोल से लेके समझते हैं। मान लो इसका 1 मोल लेते हैं हम लोग और उस कंडीशन की बात करते हैं जब वो ना तो एसोसिएट हुआ है ना ही डिसोसिएट हुआ है, तो एसोसिएटिव फॉर्म में क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वो एसोसिएट नहीं हुआ है। यदि इसकी एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा है बोलता है, यदि क्या है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा है या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा है, तब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 1 अल्फ़ा हो जाएगा। 1 माइनस अल्फ़ा पार्ट सॉल्यूट के बचेंगे जो कि एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं होंगे, और n अल्फ़ा क्या हो जाएगी, एसोसिएट हो जाएगा, या सॉरी अल्फ़ा बाई n एसोसिएट हो जाएगा। अल्फ़ा बाई n क्या होगा, एसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा। ये अगर समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ फिर से देखते हैं हम लोग। मान लो यहाँ ऐसा लेते हैं CH3COH और इसको हम CH3COS ट्वाइस से बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे 100 अणु लेते हैं तो यहाँ पर 1 के जगह पे 100 आएगा, और अगर हमको बोलता है कि इसका 20 अणु क्या जाती है, एसोसिएट हो जाता है, तब यहाँ कितना बचेगा, 100 माइनस 20 बचेगा, और 20 में से जो अणु हैं 20 2 अणु जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 10 अणु एसोसिएटेड फॉर्म में मिलेंगे और 80 अणु क्या होंगे, नॉर्मल स्टेज पर रहेंगे। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा, या नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच एसोसिएटेड, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा बाई n। तब हमारे पास उस विलयन में कितने पार्टिकल्स हुए, तो यहाँ जैसे देखो एसिटिक एसिड में 80 क्या थी, नॉन एसोसिएटिव फॉर्म में था, और ये क्या है, एसोसिएटिव फॉर्म में है। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, 80 + 10 = 90 हो गए। जस्ट लाइक ये क्या दिखा रहा है, एसोसिएटिव फॉर्म है ना, बिफोर दिस एसोसिएशन मतलब नॉन एसोसिएटिव फॉर्म में है 1 माइनस अल्फ़ा, एसोसिएटिव फॉर्म में है अल्फ़ा बाई n। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n, अल्फ़ा प्लस n हो जाएगा। अब हम I की फार्मूला में लगाते हैं, तो I इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n है, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बोलता है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, या सॉरी बिफोर एसोसिएशन, यहाँ पर कितना है, 1 है। फिर से एक बार देखेंगे, I की वैल्यू हमने देखा था फार्मूला में कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन तो अपने को ये मिला, आफ्टर एसोसिएशन इतना मिला, जिसमें से इतना हिस्सा नॉन एसोसिएटिव फॉर्म में है और इतना हिस्सा क्या है, एसोसिएटिव फॉर्म में है। मतलब ये एसोसिएटिव
एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, संगुणित अणु है, और ये क्या है, नॉर्मल अणु है या सामान्य अणु है। लेकिन विलयन में तो इतने अणु होंगे। और यहाँ पर क्या है, बिफोर कितना है, 1 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो I माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, एल्फा कॉमन निकाल देते हैं तो यह बचेगा आपका 1/n प्लस हो जाएगा 1। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगी I माइनस 1/1 माइनस n प्लस नहीं माइनस 1 माइनस n 1/n माइनस 1। ये फार्मूला मिला हमको किसके लिए, डिग्री या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन निकाला जा सकता है अगर हमको वान हाफ फैक्टर की वैल्यू मालूम हो। दूसरा हम देखना चाहते हैं डिसोसिएशन की केस पर फार्मूला। यहाँ फिर से बता दूँ, ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, I वान हाफ फैक्टर, और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एसोसिएट हो रहा है। 2 अणु जुड़ के बना रहे हैं, 2 होंगे, 3 अणु जुड़ेंगे मतलब डायमर बनाएगा 2 होगा, ट्राइमर बनाएगा 3 होगा। इस तरह से हम n की वैल्यू है। अगला देखते हैं हम लोग डिसोसिएशन की केस में। डिसोसिएशन की केस में अगर देखा जाए तब हमारे पास फार्मूला आती है, मान लो ये AB, अच्छा डिसोसिएशन इसमें मान लो हम लेते हैं AB एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है और ये A और B में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तब यहाँ पर क्या होगी, यदि हम इसका 1 मोल लेते हैं और ये डिसोसिएट नहीं हुआ है तो इनकी वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। यदि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा दिया है तो पूरे में से अल्फा पार्ट क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने, 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, n अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर ही n अल्फा हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। मान लो हमारे पास NaCl है और ये डिकम्पोज होता है Na प्लस Cl में, डिसोसिएट होता है Na प्लस और Cl माइनस में। यदि हम 100 अणु इसका यूज़ करते हैं तो जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ है तो क्या होगी, 0 होगा। अगर हमको बोलता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 20 बोलता है, मतलब इसके अल्फ़ा क्या दिया, 20% क्या हो जा रही है, डिसोसिएट हो जा रहा है। तो यहाँ कितने बचेंगे इस फॉर्म पे, 100 माइनस 20 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगी, ये भी अल्फ़ा बनाएगा और ये भी अल्फ़ा बनाएगा। तो चूंकि 2 पार्ट में टूट रहा है इसलिए 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और n पार्ट में टूटेगा तो क्या हो जाएगी, वो n अल्फ़ा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, कितना हो जाएगा देखते हैं, ये 20 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 20, और ये क्या हो गया 80। अब समझ गए होंगे आप, 80 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा और 20, तो ये क्या है, अल्फ़ा क्या है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, और n क्या है, कितने पार्ट्स में टूट रहा है। अगर 3 पार्ट्स में टूटेगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 3। जैसे हम अगर मान लो बेरियम क्लोराइड को लेते हैं तो ये टूटेगा आपका BaCa2 प्लस एंड 2Cl माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अल्फ़ा हो जाएगा और ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, ये 3 अल्फ़ा हो जाएगा। हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। तो ये हमारे क्या हैं, नॉन डिसोसिएटिव, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नॉन एसोसिएटिव सॉल्यूट, डिसोसिएटिव सॉल्यूट।
ये आया हमारा 1 माइनस अल्फा, और फिर आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर वो डिसोसिएटिव सॉल्यूट, ये हो जाएगी एन अल्फा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा ये हो जाएगा। फिर से अगर इसकी आई की वैल्यू रखते हैं तो आई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो ये है आपका 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है, और बिफोर में क्या होगी 1 लिए हैं इसलिए क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू, दोनों में अल्फ़ा कॉमन है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1, इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये मिला अल्फ़ा की वैल्यू डिटरमाइन करने की फार्मूला इन केस ऑफ डिसोसिएटिव। ये तो हो गए एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव केस में आई एंड अल्फ़ा में रिलेशन। अब हम इस एग्जाम्पल या इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। चलिए इस फर्स्ट न्यूमेरिकल को लेते हैं। ये बोल रहा है हमको एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1, अर्थात सॉल्यूट नॉर्मल स्टेट में 100% डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 100%। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, उस विलयन की फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना है हमको जो 6 ग्राम ग्लोबल सॉल्ट को 0.1 kg पानी में घोल कर बनाया गया है, पानी में घोल कर बनाया गया है। KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल। फिर से एक बार बोल दूं, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, पूर्णतः डिसोशिएट हो रहा है ऐसा कल्पना की जा रही है, या कल्पना करते हुए हमको उस विलयन की एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसमें 6 ग्राम सॉल्यूट के रूप में लिया गया है ग्लोबल सॉल्ट, और उसको सॉल्वेंट लिया गया है 0.1 kg ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है, जिसके लिए KF की वैल्यू 1.86 kg पर मोल है। तब हमको देखो यहाँ पे एक्सपेक्ट, ध्यान देना है अपने को, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें इसको समझना है। चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात आता है, एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता है, मतलब एक्चुअल में वह सॉल्यूशन कितने पर फ्रीज होगा। तो चूंकि इस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट के रूप में है, तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट तो होती है 273 केल्विन, 270, ये एक्सपेक्टेड रीजन है, क्या की कल्पना करके हम उत्तर क्यों जा रहे हैं। एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 273 केल्विन होता है। जब इस पर इतना ग्राम इसको डिसॉल्व किया जाएगा तब क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट माइनस हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगी। कितना कम होगा यह तभी पता चलेगा जब हमको ΔTF मिल जाएगा। इसलिए हमको ΔTF की वैल्यू निकालना है। तो ΔTF की वैल्यू निकालने के लिए हमको ΔTF की फार्मूला लेना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो ΔTF इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी IKF.m। सॉरी, इसके पहले मैं बताना भूल गया कि जब एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव फॉर्म में होते हैं तो हमारी जो MB कैलकुलेशन की जो फार्मूला है
चारों कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी के लिए सबके साथ आई जुड़ जाता है। मैं यहाँ बता दूं, हमारे पास आ जाएगा mv इज इक्वल टू हो जाएगा, तो वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान की फार्मूला थी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा, आई लगा देंगे जो फार्मूला के सामने में, और एक आ जाएगी एक्स बी हो जाएगा। और यहाँ दूसरा अगर क्वथनांक उन्नयन के लिए देखें तो ये फार्मूला हो जाएगी आई के बी और डॉट एम हो जाएगा। यदि हिमांक पवनमन के लिए देखें तो ये आई के एफ एम हो जाएगा। और अगर परासरण दाब की परिप्रेक्ष्य में देखें तो आई एन अपॉन वी आर टी हो जाएगा। ये मॉडिफाइड फार्मूला है जो सब पर अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो नॉर्मल में हो कि एसोसिएटेड फॉर्म में हो कि डिसोसिएटेड फॉर्म में हो, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेल टी एफ इज इक्वल टू होगा आई कैफ आयन। तो जब तक हम आई नहीं निकालेंगे तब तक हम यहाँ पर डेल टी एफ नहीं निकाल सकते, और डेल टी एफ जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसकी एक्चुअल या एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन की नहीं निकल पाएगी। तो सर्वप्रथम हमको निकालना पड़ेगा इसका आई। देखते हैं हम कि यहाँ जो सॉल्यूट है Na2SO4 10H2, जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर डिसोसिएशन होता है बोल रहा है, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगी 2Na प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगी SO4 2 माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10H2। यहाँ पर ये जो वाटर है सॉल्वेंट के रूप में रोल करेगा, सॉल्वेंट में चला जाएगा, इसलिए इसको हम पार्टिकल्स के रूप में नहीं गिनेंगे। मतलब दिस क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एक्ट एज सॉल्वेंट। तब यहाँ पर क्या होगी, देखो इसका 1 मोल है, इसके कितने हैं 2, इसके हैं 1, मतलब आफ्टर कितना हो गया हमारे पास 2 और 1 3, बिफोर कितना है 1, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, I इज इक्वल टू, आई की फार्मूला होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जो कि क्या है 3 है, मीन्स 2 + 1 है, और बिफोर में क्या है 1 है, इसलिए हो जाएगा 3 1, मतलब हो जाएगा I इज इक्वल टू 3। ये ध्यान रख, I इज इक्वल टू 3, I इज इक्वल टू 3। अब देखते हैं इस फार्मूला के क्या रिक्वायरमेंट है। डेल टी एफ में हम क्या है, के एफ की वैल्यू दिया है और एम की वैल्यू हमको मोललता से है, तो हम मोललता की फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगी, डेल टी एफ हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा, के एफ हो जाएगा, और आपको याद होगा यहाँ पे हो जाती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है, इंटू हो जाती है, क्योंकि ये मोललता है इसलिए यहाँ पर मास ऑफ क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगी बस, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट को केजी में दिया है इसलिए यहाँ पर 1000 की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग डब्ल्यू बी क्या दिया है, यहाँ दिया है डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 6 ग्राम, और डब्ल्यू ए इज इक्वल टू है 0.1 kg, और केफ की वैल्यू दिख रहा है अपने को, और इसकी एमबी, इसकी अगर एमबी निकालते हैं सॉल्यूट का तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 23 दूनी 46, प्लस हो जाएगा 32, प्लस हो जाएगा 64, प्लस हो जाएगा 10 × 18, क्योंकि H2O का 18 होता है, यहाँ से निकालें तो 46 + 32 + 64 + 180, यहाँ से अगर जोड़ें 4 2 6 6 12, फिर हो जाएगा ये 9 9 6 15, 3 18, 4 22 का 2, और ये 2 और 1 3, 322 ग्राम पर मोल, ये है इसकी मॉलिक्यूलर वेट। अब इस वैल्यू को अगर हम डेल टी एफ पुट करें, आई की वैल्यू आया है 3, केफ की वैल्यू है 1.86, डब्ल्यू बी की वैल्यू है 6,
अपॉन हो जाएगा MB की वैल्यू आया हमारे पास 322 और सॉल्वेंट का मास दिया है 0.1। सॉल्वेंट का मास दिया है 0.1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1.04 केल्विन। ये आया डेल TF 1.04 केल्विन, अर्थात इस 1 लीटर मिलियन में इतना ग्राम डालते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिक्रीज जाता है। तो इसकी एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? अब एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम TF बोलेंगे, और TF इज इक्वल टू हो जाएगा TF0 माइनस डेल TF। देखो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, डेल TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF होता है। हमको निकालना है TF, ये हो जाएगा TF माइनस TF हो जाएगा, और ये हो जाएगी TF0 माइनस, नहीं, TF इज इक्वल टू TF0 माइनस डेल TF। यहाँ पर डेल TF क्या है? 273 है, माइनस इसमें आ रहा है 1.04 की डिप्रेशन आ रहा है। जब इसको हम माइनस करते हैं तो 273.00 1.04 करोगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 172 इज इक्वल टू 271.96 केल्विन सेंटीग्रेड, सॉरी केल्विन। ये हो जाएगा आपका TF इज इक्वल टू इतना केल्विन। मतलब उस सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट, अब वो सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएगा। ये है पहला न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोलता है 3 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ए एसोसिएटेड इन बेंजीन, मतलब यहाँ सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन है और सॉल्यूट के रूप में ए तो स्पष्ट है, टू फॉर्म स्पेसिस, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर सॉल्यूट इस फॉर्म में एसोसिएट हो रहा है। 3 अणु आपस में जुड़कर एक बड़े अणु बना रहे हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.25 मोल, मतलब m इज इक्वल टू दिया है अपने को 0.25 m, और द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इज फाउंड टू बी इतना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब अल्फा इज इक्वल टू दिया है 0.08, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मतलब ये है आपका TF0 है, ये दिया है 5.5 मीन्स 273 प्लस 5.5 मीन्स 278.5 केल्विन, ये दिया है। और यहाँ पर क्रायोस्पेसिफिक कांस्टेंट मतलब KF इज इक्वल टू दिया है 5.12 किलो पर मोल। हमको निकालना है TF। तब देखना है अपने को कि जब तक हम, ध्यान देंगे, जब हमारे पास फार्मूला है, जब तक हम डेल TF नहीं निकालेंगे, डेल TF की फार्मूला होगा IKF इंटू M, मतलब डेल TF तब तक नहीं निकलेगी जब तक I नहीं निकलेगा, KF और M मालूम ना हो। चूंकि M दिया है, KF की वैल्यू दिया है, तो हमारे I की वैल्यू नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको I की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तब हम जानते हैं यहाँ पर ये कौन सी केस है, एसोसिएशन का केस है, और एसोसिएशन की केस में हमारे पास अल्फा की फार्मूला आई थी I-1 अपॉन 1/n-1। ये फार्मूला से हम निकाल सकते हैं I की वैल्यू। चलिए निकाल के देखते हैं। अल्फा की वैल्यू दिया है 0.80 इज इक्वल टू I नहीं पता, I-1 अपॉन 1 यहाँ पर 3 अणु एसोसिएट हो रहे हैं इसलिए 3 हो जाएगा -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.80 इज इक्वल टू I-1, ये अपॉन ये हो जाएगा
1 माइनस 3/3, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए 0.80 इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 2/3, इसको इधर ले जाएं तो हो जाएगा 2/3 इंटू 0.80 इज इक्वल टू आई माइनस 1, इसलिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2/3 गुणित 0.80 प्लस 1, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आई की वैल्यू मिलेगा हमको 0.467। जब आई की वैल्यू मिल जाएगा तो हम आई की वैल्यू को यहाँ से अगर रखते हैं तो डेल टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई 0.467, कैफ की वैल्यू दिया है 5.12 और m की वैल्यू दिया है 0.25। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इंटू करेंगे, तब अपने को मिलेगी 0.6 केल्विन, या फिर इसी को हम 0.6 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं। अब हमको निकालना है कि एक्चुअल इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तब फिर से हम वही काम करेंगे कि टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा TF0 माइनस डेल टी एफ। चूँकि TF की वैल्यू ये दिया है 278.5 और TF की वैल्यू आया है 0.6। या इसको सीधा सेंटीग्रेड में निकाल देते हैं। सीधा सेंटीग्रेड में TF इज इक्वल टू कितना दिया 5.5, ये हो जाएगा TF0 माइनस डेल TF, ये हो जाएगा आपका 5.5 माइनस 0.6। जब इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा अपने को 4.9 डिग्री सेल्सियस। ये TF हो जाएगा। इसको केल्विन में भी बदला जा सकता है। इस तरह से इस फार्मूला को इसको फिर से एक बार सही तौर पे देखते हैं। चूँकि हमको निकालना है TF तभी निकलेगा जब हमको डेल TF मिलेगा। डेल TF की फार्मूला ये होती है, KF दिया है, M दिया है, जब तक I नहीं निकलेगा इसलिए डेल TF नहीं निकलेगा। तो सर्वप्रथम हमने क्या निकाला, I निकाला इस फार्मूला से, क्योंकि एसोसिएशन के लिए फार्मूला ये होती है। इस फार्मूला में वैल्यू पुट करने पर हमको I की वैल्यू इतना मिला। इस I की वैल्यू को इस फार्मूला में निकाला तो हमको डेल TF मिला। फिर TF नॉट में से डेल TF माइनस करने पर अपने को ये प्राप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।